फिर से एक बार लेकर के आया हूँ धमाकेदार ट्रिक। तो ऐसा है कि वर्णमाला जो है इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी से जो है 10th क्लास का होने वाला है। हिंदी है पहले, है ना, उसके बाद संस्कृत। तो संस्कृत और हिंदी दोनों मिक्स करके ये पूरा का पूरा आपका व्याकरण क्लियर हो जाने वाला है। ऐसा कि देखिए 60% तो आपका व्याकरण ही रहेगा, परंतु इसमें ये करना है कि वर्णमाला से रिलेटेड 14 प्रश्न आपके रहेंगे जो इसको एक बार देख लेने के बाद क्लियर हो जाने वाला है। ऐसा वीडियो तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। यहाँ वर्णमाला है, यहाँ देखिएगा व्यंजन या स्वर जो भी आपको देखना है इसमें कंप्लीट आपको मिल जाने वाला है बच्चे। इसको बस अंत तक देखेंगे तो प्लूत से लेकर के अयोग वाह तक टोटल कंप्लीट हो जाने वाला है। उच्चारण स्थान, स्वर है, व्यंजन है, घोष है, अघोष है, अल्प प्राण, महाप्राण, सभी के सभी। एक और बात है, कुछ और दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि यूपीएससी बीपीएससी या जो भी एग्ज़ाम देने वाले, सक्षमता एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी एकदम महत्वपूर्ण है, जो कि मैं पूरा एक ही वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। ऐसे तो क ख ग घ सभी बच्चे टोटल शुरू से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपको एक एक चीज़ पे विशेष ध्यान देने होंगे बच्चे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं, इसको देख लेंगे और अंत तक इसको क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अंत तक देखिएगा, बस एक बार में आपका क्लियर ऐसा वीडियो मिलेगा ही नहीं। चलिए हम देखते हैं, पहले वर्णमाला पर ध्यान देते हैं बच्चे। शुरू करते हैं वर्णमाला, आपका समय ज़्यादा नहीं गंवाते हुए, ठीक है ना। अभी आपको स्वर और व्यंजन, है ना, वर्णमाला 2 हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें कौन कौन चीज़ें आती है देखिए। यहाँ पर तो स्वर आपको देखिए, बहुत सारे लोग 13 बोलते हैं, लेकिन स्वर का जो है ये 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना बच्चे। 11 स्वर होते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए अब जो हम बताते हैं स्वर कितने होते हैं बच्चे, 11 होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है अब ह्रस्व 4 हो जाएंगे और दीर्घ 7 हो जाएंगे। अब प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से ह्रस्व स्वर कौन है ना। स्वर तो आप देख लिए कि स्वर जो है ये 11 होते हैं और उसमें अब ह्रस्व 4 हो जाते हैं, जिसमें हो जाएंगे आपको 4 ह्रस्व स्वर में कौन कौन हो जाएगा बच्चे, अ यानी हर्ष ई, हर्ष उ और री, है ना। उसके बाद आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 7 और 4 मिलकर के मात्र 11। देखिए अंग, अह और री ये इसमें से हटा देने वाला है, यानी कि स्वर आपका हो जाएगा 11। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन तो आप 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं बच्चे, 33। आगे और भी देखते चले, इसको तो बस हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 33 में कौन कौन से होते हैं इसको हम आगे बताते हैं आपको, इसमें से कौन कौन होंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए हम जरा सा उच्चारण स्थान पे भी बात करेंगे और आगे बढ़ते हुए देखते चले जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कौन कौन चीज़ें हैं, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं बच्चे, ये वर्ण। वर्ण क्या है, तो परिभाषा ऐसे जानते हैं बचपन से ही कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके, है ना, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं बच्चे। ये परिभाषा आपके सामने आता है ना। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होता है, वर्ण होता है ना। तो ये वर्ण की परिभाषा हो गई। लेकिन अभी बहुत चीज़ बाकी है जो कि एक एक चीज़ पर ध्यान देना है, एक एक हम क्वालिटी करते, ये इसमें तभी हो पाएगा। 14 आपका जो है संस्कृत और हिंदी में तभी हो पाएगा जब इसको अंत तक देखेंगे, एक बार क्लियर हो जाना है। पहले हम इसकी परिभाषा जान ले, भाषा किसे कहते हैं। तो भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन है भाषा, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जो कि पहले ही आपको बता देंगे, है ना। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं। वर्णमाला में अब देखिए कुल हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। एक तो 11 और उसके बाद 33 और आगे हम बताते चले जाएंगे कि और क्या, स्वर और व्यंजन की बात करेंगे। उसके बाद से और सारे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, एक एक ट्रिक पे आपको हम समझाते चले जाएंगे, ऐसे कि तो पहले हम पूरा बता चुके हैं। अगर पूछ दिया हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं बच्चे, तो 52 होते हैं। और वर्णों के जो समूह होते हैं ना, समुदाय होते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं बच्चे। आगे देखते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक और प्रश्न में आ जाएगा वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। एक तो स्वर आता है और एक व्यंजन आता है ना। अब हम लोग एक एक चीज़ पे ध्यान देते, एक एक लाइन से देखते जाएंगे। वर्णों की संख्या कितनी हो गई बच्चे, तो वर्णों की संख्या हो गई 52। वर्णों की संख्या 52 हो गई। अब इस पर हम ध्यान देते हैं कि 52 जो है, स्वर कितने होगा, ये 11। स्पर्श व्यंजन देखिए, ये व्यंजन में कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और संयुक्त 4, आगत व्यंजन 2 और अयोगवाह 2।
अगर इसको हम जोड़ दें तो ये कुल हो जाएंगे 1 5 6 4 10 4 14 14 4 18 20 2 22 हाथ में 2 3 2 5 कितने हो गए? तो कुल 52 हो गए। ऐसे तो जान गए आप कि स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। परंतु अगर व्यंजन में बात करें 33, तो 33 में स्पर्श व्यंजन कौन है, अंतःस्थ कौन है, ऊष्म कौन है, संयुक्त कौन है, आगत कौन है, अयोगवाह कौन है, ये हम आगे आपको बताते चल। बस देखते रहिए अंत तक मेरे वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। पहले तो आपने देखा स्वर, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की बिना सहायता से बोली जाए वो तो स्वर कहलाता ही है। स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता है। स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है बच्चे ना, ये 11 है। अब हम कहें कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वर की संख्या 11 होती है। एक ही बात को बार बार कहने से क्या होगा कि आप कंप्लीट हो जाएंगे। उसके आगे पीछे और वीडियो में आपको बता के अ आ ई, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 11 जो है कुल स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। अब इसमें कुछ और बातें आएंगी जो पहले ही हम बता चुके हैं कि इसमें कौन सा ह्रस्व है कौन सा दीर्घ है। स्वर का भेद अब देखते हैं तो इसमें 3 भाग हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन है बच्चे, इसमें पूछ देगा इसमें ह्रस्व स्वर कौन है। तो देखिए जो दीर्घ होगा ना वो तो खुद से पता चल जाएगा, सीधे अ है और इसका आ जो है वो दीर्घ हो जाएगा। ये हर्ष ई है, ये ह्रस्व से ह्रस्व से पता चल रहा है और इसी का दीर्घ ई होगा ना तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। ये देखिए ह्रस्व उ यानी हर्ष उ जो बोलते हैं ये दीर्घ उ हो जाएगा। लेकिन ई और ऐ ये दोनों के दोनों दीर्घ होते हैं बच्चे, और उसके बाद ओ और औ ये दोनों दीर्घ होते हैं। लेकिन री जो है ना ह्रस्व हो जाता है और प्लुत में जो हम लोग ओम लिखते हैं ना वो प्लुत हो जाता है। लेकिन यहाँ इससे मतलब नहीं है। हमें 1 2 3 4 5 6 7, अब प्रश्न में ये भी पूछेगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है बच्चे, तो वो 7 हो जाएगा। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है तो 4, ये कुल हो जाएंगे 11। आगे हम देखेंगे ह्रस्व स्वर है क्या। ह्रस्व स्वर है क्या बच्चे, तो इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है बस, ठीक है। इनको मूल स्वर कहा जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ अ सीधे बोल रहे हैं, आ बोल देंगे तो दीर्घ हो जाएगा। तो मूल स्वर, मूल में अब अ प्लस अ कर दे तो आ हो जाएगा, तो स्वतंत्र रूप से अ बोलते रहें तथा इनके उच्चारण में कम ताकत लगती अ, लेकिन आ बोलेंगे तो ताकत थोड़ा लग रहा है ना। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है बच्चे, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ठीक है ना। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो 7। एक प्रश्न और आपसे पूछा, देखिए ह्रस्व स्वर से दुगुना इसमें उच्चारण करते समय जो है मतलब मात्रा लगता है। एक चीज़ ये बार बार पूछता है, ये संस्कृत और हिंदी दोनों में 100% पूछा जाएगा कि अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ और ए मिल के ऐ हो जाएगा। अ और उ मूल ओ हो जाएगा, अ और औ हो जाएगा। ये इसमें से एक प्रश्न रहेंगे, यानी कि हम पहले ही बताए हैं कि संस्कृत और हिंदी में 14 प्रश्न इसी में से रिलेटेड रहेंगे। आगे देखेंगे प्लुत स्वर क्या है। प्लुत स्वर में देखिए इनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींच कर लंबा कर देते हैं, वो प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर को दिखाने के लिए 3 मात्राओं के अंक, जैसे ये होता है ना, कभी कभी हम लोग सा लिखते, सा हो गया, अब ऐसे कर दिए तो सा, अब सा, यानी कि बढ़ाते चल। लेकिन ये वाला अगर लगाते हैं तो ये खींच करके आगे ले जाएगा, तो ये कौन सा स्वर कहलाएगा तो प्लुत स्वर कहलाएगा बच्चे। आगे और देखते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए स्वर तो देखें, एक ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया। तो हम यहाँ पर बस इतना ही पूछा जाएगा। प्लुत तो आपको ओम जैसा लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ऐसे भी हम लिख पाएंगे। लेकिन इसको हम ये कम ही पूछा जाता है, बिना ये पूरा का पूरा केवल ह्रस्व और दीर्घ पर ध्यान दें। तो ये 4 होते हैं और ये 7, कुल मिलाकर हर्ष जो है वो स्वर जो है, ह्रस्व स्वर जो है 11 हो जाते हैं। और व्यंजन आपका जो है 33 की बात करेंगे। देखिए व्यंजन जो है हम बिना किसी की सहायता से नहीं बोलेंगे, लेकिन स्वर को बिना सहायता स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। या देखिए स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं बच्चे।
और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि व्यंजनों को हल भी कहते हैं। हल इसलिए कहते हैं इसमें हलंत लगा हुआ है। स्वर रहित व्यंजन को नीचे हल का चिन्ह, अगर जिसमें हम लोग क में अगर हल लगा दे हलंत, इसमें अ लगा नहीं है इसलिए इसको आधा हम कहेंगे, तो हल ये जो है लगाया जाता है इसमें केवल अगर व्यंजन करना है तो। इनके साथ जब किसी स्वर का मेल हो जाता है, यानी कि क के साथ अगर अ लग गया है ना, तो इसमें का हल जो है हलंत जो है हट जाएगा, है ना, संयोग से बना हुआ है। व्यंजनों का वर्गीकरण कर दें तो 33 को कैसे हम मानेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यंजन 33 है, लेकिन फिर भी 33 व्यंजनों में कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, यानी क से लेकर म तक। कख से लेकर के देखिए, कख में का 5, च छ ज, ट ठ त थ द, प फ व, ये 5 अगर जोड़ें तो ये सभी के सभी क्या बन जाएंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है इसको इसलिए कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ के स्पर्श करने से ये बोले जाते हैं, तो इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है बच्चे? तो इसकी संख्या 25 होती है। उसके बाद अंतस्थ, अंतःस्थ जो होता है ना, य र ल व, ये 4 होता है। और उष्म जो है तलाब स मूर्धन स दंत स ह, ये कुल 4 हो जाते हैं। यहाँ पर तलाब स मूर्धन स दंत स में एक ट्रिक आप जानिएगा। अगर बोलने की बात हो, तालाब से तालु से, मूर्धन से मूर्धा से, दंत से दांत से बोलते हैं। ये सीधे सीधे आपको पता हो जाएगा, जीवन भर याद रहेगा कि तालाब स को तालाब स क्यों कहते हैं, तो चूंकि वह तालु से बोला जाता है इसलिए तालाब स। मूर्धन स मूर्धा से बोला जाता है इसलिए उसका नाम मूर्धन्य स है। और दंत स दांत से बोला जाता है इसलिए इसका नाम दंत स है ना। तो चलिए वो सब बाद हम बताएंगे। इसका भी एक दो प्रश्न रहेंगे हिंदी और संस्कृत में, चाहे जब सक्षमता एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी यूपीएससी, कोई भी, इसमें से एक प्रश्न रहता ही रहता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण स्वर्ण के कितने होते हैं बच्चे? 25, क से लेकर म तक। उसके बाद कख से लेकर के पफ म तक तो आपने जान लिया। उसके बाद यरल आता है, तो यरल में तो पहला हो जाएगा 4, वो अंतस्थ हो जाएगा। उसके 4 गो के बाद य र ल व के बाद क्या हो जाएगा? तालाब से मूर्धन से दंत से ह, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो अंतस्थ हो गया पहला 4, और उसके बाद उसमें हो गया पहला 4, 4 4 8 हो गया, है ना। अब इसके बाद छत्र ज्ञ जो होता है ना, वो तो संयुक्ताक्षर होता है, उसको कहीं नहीं हम काउंट करेंगे। अब देखिए इसमें आपने देखा क वर्ग में का 5 हो गया। देखिए ये कंठतालु जिह्वा के मुख से भाग से स्पर्श करके बोली जाती है, तो इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन 25 हो जाते हैं। च में का 5, चवर का 5, टवर का 5 हो गया, तवर का 5 हो गया, पवर का 5, है ना। ये कुल कितने हो गए बच्चे? 25 हो गए, है ना। अंतस्थ वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रुक कर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, उन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। इसको यन भी कहा जाता है। जैसा कि इसकी संख्या 4 होती है, हम पहले ही बता दिए हैं कि य र ल व कुल जो है 4 इसका है, ये अंतःस्थ वर्ण होंगे। उसके बाद 4 आ जाते हैं य र ल व, ये 4 है अंतःस्थ वर्ण, यानी कि वायु को थोड़ा देर रोक करके और कम जो है शक्ति के साथ इसको बोला जाता है, ये अंतःस्थ वर्ण कहे जाते हैं। उसके बाद आता है उष्म, यानी उष्म से उष्मा, है ना। वायु को धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकलता है। अगर रगड़ के साथ निकले थोड़ा सा उष्मा गर्मी तो फील होगा, लेकिन हम लोग को होता नहीं है, ऐसे हैबिच्यूट हो गए होंगे। लेकिन ये हो जाते हैं 4। यरल के बाद कौन आता है बच्चे? तालाब स मूर्धन स दंत स ह, और ये 4 हो जाते हैं आपको उष्म वर्ण, ठीक है। अब आता है संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त जो संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो ये देखिए छत्र, तो ये क और श, इसमें अ भी जोड़ दें तब बन जाता है छ, और इसमें अ जोड़ दें तो त्र हो जाएगा, है ना। तो संयुक्ताक्षर है, ये जो है इसका कहीं पे उच्चारण करने की बात नहीं है। इसमें क भी है, स, तो क कंठ से बोला जाता है। उसके बाद आपको बता देंगे त जो है, इस तरह से ज्ञ बोलेंगे, ज और य मिल करके प्लस अ, तो ये बन गया ज्ञ। स्र प्लस अ बोले स्र हो गया, यानी कि संयुक्ताक्षर हो गए 4। यहाँ पर टोटल का टोटल, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे और उसके बाद हम इसको एक एक पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि स्वर जो है 2 हो जाते हैं। व्यंजन आप देखिएगा स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त। यहाँ स्पर्श व्यंजन 25 हो जाएंगे, अंतस्थ 4 हो जाएंगे, उष्म 4 हो जाएंगे, य र ल व 4 अंतस्थ, तालाब स मूर्धन स दंत स ह उष्म हो जाएंगे, संयुक्त 4 हो जाएंगे,
और एक होता है उर्दू में यूज किया था ज और फ, इसको आगत बोलते हैं, आगत, दो हो जाते हैं आगत, लेकिन इसका काउंट हमें नहीं करना है। और उसके बाद अयोगवाह, ये देख रहे हैं ना, ये अयोगवाह दो हो जाते हैं, अंग जो है अयोगवाह। अब हमें उच्चारण स्थान पर ध्यान देना है, जो कि ट्रिक है। कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ याद कर लेंगे तो इसके बाद क्लियर है। कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, तो कंठ पे कख बैठा लीजिए, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, आपको ध्यान देना है। तो कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ अगर याद करेंगे 5 बार बोलिए, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ। तो कंठ पर कख बैठाए, तालु पे कंठ के बाद तालु यानी कि कह व चश, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा में कौन आएगा, क ख, क ख के बाद चश, चश के बाद टटर, मूर्धा के बाद क्या आ जाएगा, दांत, दांत में क्या हो जाएगा, तथ और होठ। तो कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ अगर याद हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा बच्चे, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कवर्ग जो है कंठ से हो जाएगा, कंठ के बाद तालु आएगा, मूर्धा, दांत, ओठ यानी कख, चश, टठर, तथ, पफ। और नासिका जो देखें ना, यमंगना नाम नासिका, यम अंग नाक से बोले जाते हैं। एक सूत्र आपको संस्कृत में हम अगले वीडियो में बताएंगे, अकुह विसर्जन कंठ, अकुह विसर्जन कंठ, अ क ह विसर्ग यानी कि ह भी कंठ से, अ भी और आ भी, और विसर्ग भी क्या चीज़ से बोला जाता है, कंठ से। अब इचु यसा नाम तालु, इसमें हर्षी दीर्घी य और ये तलाब स तालु से, ये बाकी जो है देखिए, तलाब स तालु से, मूर्धन स मूर्धा से, दंत स दांत से। देखिए मूर्धा से क्या होंगे, मूर्धन स, दंत स क्या हो जाएगा, दांत से, है ना यहाँ पर, और तलाब स तालु से। तो यहाँ बात आ जाती है, यहाँ कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ अगर क्लियर हो जाता है, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, तो कंठ के बाद तो कख, उसके बच्चों से मूर्धा तालु, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न तो न रहने का सवाल नहीं है, ये 100% एक नंबर रहेगा। तो कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ क्लियर कर लेंगे, और तालाब से तालु से, मूर्धन से मूर्धा से, दंत से दांत से, ठीक है ना। कभी कभी नासिका क्या आएगा, नाक से, तो जो लास्ट वाला अक्षर है ना, ये पूरा अंग, य, अण, न, म, ये सब नाक से, ठीक है ना। अगर नाक से ऑप्शन में न रहे बच्चे, तो कंठ के बाद कंठ में कख अंग रहेगा, और तालु में क्या होगा, य रह जाएगा, मूर्धा में अण रह जाएगा, दंत में न हो जाएगा, दंत तथ है, ओठ से पफुआ हो जाएगा। तो यहाँ पर हर्ष उ दीर्घु जो है होठ से हो जाएगा, लिरी और ये लिरतु लसनाम दंता होता है, और रीटु रसनाम मूर्धा, नहीं र मूर्धन स और री, ये हो गया मूर्धा से। और तालु से तो चच है ये है, लेकिन य तालाब स हर्षी और दीर्घी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, इसको देंगे। ये नासिका। एक चीज़ और देखिएगा, ये दैतो कंठ तालु, यानी कंठ तालु दोनों मिक्स करके ये बोलते हैं, हर ये और आय। प्रश्न में पूछेगा कि कंठ और तालु मिल के किसे, यानी ए और आय माने किससे बोला जाता है, कंठ और तालु से। ओ और औ किससे बोला जाता है, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों मिक्सअप है। दंतोष्ठ कौन है, दांत और ओठ से मिल करके वह बोला जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये जो बोलेगा कंठ तालु, और यहाँ मिल करके कंठोष्ठ हो जाते हैं। यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं कि किसको मिलने से कौन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वर्ण की बात करें, यहाँ पर वर्ण में आपने देखा बच्चे, तो इसमें कुछ और बातें ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, ये तो कंप्लीट करा दिए। अब अर्ध स्वर कौन है, इसमें प्रश्न में पूछेगा कि अर्ध स्वर है कौन, तो अर्ध स्वर य और व है। पार्श्विक व्यंजन कौन है, देखिए ये प्रश्न इंटर में पूछा गया। तो पार्श्विक व्यंजन जो है ल है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन है, तो र है। ये एक एक चीज़ जो कि समझ नहीं पाते हैं, छूट जाता है। अर्ध स्वर य और व, पार्श्विक व्यंजन ल है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र है, और उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ़ ढ, ठीक है ना। अब नासिक के व्यंजन, तो लास्ट वाला सभी जो है नासिक व्यंजन है। लास्ट में कख में का लास्ट अंग है, चश में के य है, टठ में क ड़ है, तथ में के न है, अप में के म है। और काकल्य स्वरयांत्रीय व्यंजन, इसको हम लोग ह कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बड़ा ही टफ हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, इसको देख लेंगे, है ना। उसके बाद आप लोग ये एक चीज़ और ध्यान देंगे बच्चे, इस पे अगर ध्यान दे देते हैं तो क्लियर हो जाएगा टोटल का टोटल। इसमें आपने देखा आगत और अयोगवाह दो दो हो जाते हैं, इनकी संख्या दो दो हो जाती है। कुछ और समृद्ध की बात करें उसमें भी हम ध्यान देंगे और इसको क्लियर करते जाएंगे। ह्रस्व, स्वर्ग, दीर्घ, ब्लूत, इसको 2 बार आप देख लेंगे। इस वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। और इसमें का 14 जो है
प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। इसको कंप्लीट देख करके ही जाएंगे 15 को, संस्कृत के दिन और हिंदी के दिन, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसको जो है पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। अब अयोगवाह की बात करें तो अनुस्वार, अनुस्वार जो है अयोगवाह में दो आता है ना, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार तो बोलते हैं, अनुस्वार ऐसा तो स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत अर्धध्वनि अनुस्वार कहलाता है। जैसे चंचल, यहाँ देख रहे हैं अनुस्वार, दंत देख रहे हैं, कंठ, छंद, ये आदि, ये सब क्या अनुस्वार है। विसर्ग तो आप लोग जैसे विसर्ग दिले, हरि, प्रातः, अतः, ये सब क्या है, ये विसर्ग है, अनुस्वार। अयोगवाह हो गया। एक और ये जो हमने बताया अर्ध स्वर। अब आता है कुछ और, ध्यान दीजिएगा, समृत स्वर क्या है। तो हर्ष ई दीर्घी, हर्ष उ दीर्घ और इसको बोलते हैं समृत स्वर। एगो अर्ध समृत स्वर क्या होता है बच्चे, तो ए और ओ, ये प्रश्न में पूछ देगा तो घबरा जाता है बच्चे, ये कहाँ से आ गया समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। एक होता है विपरीत स्वर, आ और आ, ये विपरीत स्वर हो गया। उसके बाद अर्ध विपरीत स्वर कौन आ जाएगा, अ, ए और अय, ये अर्ध। इसको देखेंगे बहुत कम ही आपको ये पूछता है, लेकिन फिर भी इंटर के लेवल के बच्चे को इनको देखना ज़रूरी होता है और कंपटीशन में ये बार बार पूछा जाता है, जो कि इस बार पूछना है। लुंठित या जो प्रकंपित व्यंजन होता है, जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जो र है, प्रकंपित व्यंजन इसी को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास जीभ के बगल से गुजरती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये ल है, पार्श्विक व्यंजन पूछ देगा कि ल क्या है, तो पार्श्विक व्यंजन है, और र क्या है, प्रकंपित व्यंजन है बच्चे। तो ये आपने देखा पूरा वर्ण आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको चलिए आप अगर देख लें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लें बच्चे। और भी जिस दिन होगा उस दिन लाइव आपको जो है 4 घंटा 5 घंटा पूरा कंप्लीट रात में रहेंगे। तो इसको आप कंप्लीट अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे और शेयर कर देंगे और सब बच्चे लाभान्वित होंगे, तो हम बार बार आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार आने वाला हर साल की भांति इस बार भी हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो है अवेलेबल करा देंगे। तो इसको आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी है 90% जो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं वही प्रश्न वीडियो में आपको मिलते हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, और दूसरों को शेयर कर देंगे। सभी पेपर का आपको इसमें मिलते चले जाएंगे। चलिए, तो इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।